नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, यानी कि सरकार बनने के बाद, संसद में कहा था इंडिया फर्स्ट सरकार का पहला धर्म है और सरकार के लिए जो पहला धर्म ग्रंथ है वो है संविधान। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि बीते 11 सालों में संविधान पर अतिक्रमण हुआ है, संविधान पर अलग अलग तरीके से हमला हुआ है और इसी का प्रतिकार करने के लिए कांग्रेस इन दिनों यानी कि 25 अप्रैल से संविधान बचाओ यात्रा देश के अलग अलग हिस्सों में निकाल रही है और 30 अप्रैल को देहरादून में कांग्रेस रैली और सभा कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो ठीक नहीं है। दरअसल संविधान पर हमला, संविधान को कुचलने का जो काम किया है वो कांग्रेस ने किया है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। वो आर्टिकल 356 के दुरुपयोग का हवाला देते हैं। इंदिरा गांधी के समय में 51 बार इस धारा का, इस अनुच्छेद का उपयोग किया गया। कुल मिलाकर कांग्रेस के समय 81 बार इस धारा का उपयोग किया और भी बहुत सारे इमरजेंसी की बात आती है। लेकिन कल 30 अप्रैल से पहले आज 29 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रूप से 19 जिले हैं, उन सभी जिले के मुख्यालयों में एक प्रेस यानी कि पत्रकारों से मुखातिब होने का और अपना पक्ष रखने का कार्यक्रम बनाया है। चंपावत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा साहब आए हैं, तो सीधे उनसे बात करते हैं। बहुत आपका स्वागत है शर्मा जी। धन्यवाद जोशी जी। जो संविधान बचाओ यात्रा है उसका जो विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है संविधान बचाओ यात्रा का विरोध नहीं है, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक छिपा हिडन एजेंडा है कि संविधान पर जो हमला है, जैसा पूर्व में आरएसएस के 2015 में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा, 2024 का जब चुनाव हुआ तो 400 सीटें, जो अब की बात 400 पार कर रहा है, कई सांसद, कई प्रत्याशियों ने ये बात कही कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो ये आरोप तो बीजेपी पर लगता है और बीजेपी कैसे ये कह रही है कि वो संविधान बदलने के बजाय बचाने पर लगी है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो पिछला चुनाव था लोकसभा का, तो उसमें एक नैरेटिव सेट किया गया। अगर आप देखेंगे कि जब हमारा उत्तराखंड का चुनाव तीसरे चरण में था और इसके बाद से एक नैरेटिव सेट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए 400 सीटें लाना चाह रही है कि ये संविधान बदलना चाहती है। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था, क्योंकि हमेशा भाजपा ने बड़ा लक्ष्य रखा है और भाजपा ने हमेशा उस लक्ष्य को पाने की कोशिश की है। क्योंकि तीसरी बार हमारा चुनाव था तो हमेशा लक्ष्य बड़ा निर्धारित करते हैं ताकि हमारे कार्यकर्ता उसी उत्साह के साथ काम करें, उसी उत्साह के साथ लगेंगे और बड़े टारगेट को जब हम प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे तो छोटा टारगेट आराम से अचीव हो जाता है। तो एक पॉलिटिकल था, लेकिन उसको उन्होंने जिस प्रकार से एक नैरेटिव सेट किया कि किसी एक हमारे नेता के बयान को पकड़ के और उसको आधार बांधते हुए, तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो 3 सरकारों में अपनी तीसरी सरकार हमारी आ गई, कोई भी एक ऐसा कार्य कांग्रेस बताए कि जिसपे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकारों ने संविधान से छेड़छाड़ की। आज क्योंकि संविधान का डर नहीं है, कांग्रेस को अपना डर है। कांग्रेस संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, वो अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और जैसा कि मैं देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं कि लगातार इस देश के अंदर 75 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार हो, इंदिरा गांधी जी की सरकार हो, राजीव गांधी जी की सरकार हो, हमारे सरकार हो, लगातार आपके सामने है कि उन्होंने किस प्रकार से संविधान के साथ छेड़छाड़ की, इस देश को आपातकाल के अंदर धकेलने का उन्होंने काम किया, प्रेस पर भी पाबंदी लगाने का काम किया, विदेशी पत्रकारों को भी जेल में डालने का काम किया। उत्तराखंड के कई वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे कई नेता हैं जिन्होंने आपातकाल का दंश झेला है और लगातार जहां उनकी जैसी मर्जी हुई उस प्रकार से सरकारों को गिराने का भी उन्होंने काम किया। कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए उन्होंने हर संभव प्रयास किया। 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान देने वाली ये कांग्रेस की सरकार थी। वक्फ बोर्ड को आप देख रहे हो किस प्रकार से मजबूती दी उन्होंने। आज जब देश के अंदर सारी चीजें खुल के जनता के सामने आ रही है, मीडिया में आ रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर लग रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए इस देश को लगातार संविधान को उन्होंने छेड़ने का काम किया, लगातार अनुच्छेदों को बदलने का उन्होंने काम किया। किस प्रकार से जो आयोग बनाए जाते थे उनसे कैसे लाभ लेना है,
हमारी न्यायपालिकाओं पे भी उंगली उठाने के काम उनके द्वारा लगातार होते रहे। हमारी सीबीआई, हमारी जो ईडी, हमारी जो जांच एजेंसियां है, उन पे भी लगातार वो उंगली उठाते हैं। हमारा जो चुनाव आयोग है, जिसको देखने के लिए विदेशी भी आ रहे हैं कि भारत की क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें इतना अच्छा चुनाव होता है, समय पे होता है, निष्पक्ष होता है। इस बार भी कई देश के लोग उसे चुनाव की प्रक्रिया को देखने के लिए भारत आए थे। इस प्रकार वो चुनाव आयोग पे भी लगातार उंगली उठाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो खुद संविधान की जिन्होंने आज तक इज्जत नहीं की, संविधान बनाने वाले की इज्जत नहीं की उन्होंने, और जिसने संविधान को लिखा उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, उनको भी उन्होंने सम्मान नहीं दिया। उनकी किस प्रकार से आपके सामने उन्हें चुनाव हराया, उन्हें भारत रत्न देने का काम भी भाजपा की सरकारों ने किया। जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां उनकी मृत्यु हुई, जहां उन्होंने संघर्ष किया, जहां उन्होंने पढ़ाई की, उन सब जगह पे भी तीर्थ स्थल के रूप में डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आज संविधान को वो संविधान बचाना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, ये आपके सामने है। ऐसे अभी निकाय चुनाव में भी उनकी बुरी तरह हार हुई, लोकसभा चुनाव में भी यहाँ बुरी तरह हार हुई। ठीक है, उनका नैरेटिव कुछ जगह कामयाब हुआ, जिसकी वजह से हमारी कुछ सीटें कम हुई है, लेकिन तब शायद हम जनता के बीच में ये सारी बातें चुनाव के दौरान नहीं पहुंचा पाए। तो आज भारतीय जनता पार्टी इसको एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि सच क्या है जनता सब जानती है और सच जनता के सामने आना चाहिए। ये ठीक है कि कांग्रेस के लंबे कार्यकाल में आजादी के बाद से लगभग 5.5 दशक के अनेक बार अनुच्छेद 356 और तमाम तरह से इमरजेंसी और संविधान का अतिक्रमण हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 में आने के 1 साल के भीतर 2 राज्यों में आर्टिकल 356 का उपयोग किया, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इन दोनों राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, उसको पहले हाई कोर्ट में, नैनीताल हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया और टिप्पणी यह भी करी कि राष्ट्रपति राजा नहीं हो सकता है। तो क्या ये जो प्रवृत्ति है, पहले ही साल 2 राज्यों की बहुमत की सरकारों के साथ जो बिहेव किया गया, और अब जो मणिपुर में इस साल जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन लगा, लेकिन जो पार्टी मुर्शिदाबाद हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करती है, और मणिपुर की बेहद खतरनाक जो स्थितियां हैं उस पर वो उसकी चुप्पी, और राष्ट्रपति शासन भी तब लगाया गया जब एक ऑडियो लीक होता है मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री का। तो ये क्या दुरुपयोग की ओर या दुरुपयोग की इंतहा नहीं है? देखिए, उत्तराखंड की जो परिस्थितियां थी वो आपके सामने है। उस समय किस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त सरेआम हो रही थी और वो ऑडियो भी वायरल हो रहा था और सारी जनता ने उसे देखा, और उसके बाद सरकार ने वो कदम उठाया। आज मुर्शिदाबाद की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि लगातार ममता बनर्जी किस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, किस प्रकार हिंदुओं की हत्या हो रही है, किस प्रकार से वहां आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, लोगों के घरों पे निशान लगा के उसके बाद उनके घरों पे हमले हो रहे हैं और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। आज बीएसएफ वहां जब केंद्र लगाता है तो उसके बाद वहां शांति आती है। तो आखिर ऐसी सरकारें क्या चाहती है? आखिर क्या हिंदुओं को अपने देश में रहने का अधिकार नहीं है? तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ गलत मांग कर रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त हो रही है और देख रही है, और उसके बाद भी अगर वो राष्ट्रपति शासन लगा रही है? तो ये सब चीजें समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने की है, और कहीं पर भी बदले की भावना से सरकार को गिराने के लिए या बदले के भावना से इस संविधान का गलत इस्तेमाल करने की अगर आप बात करेंगे तो मैं इसे डिनाई करता हूं कि हमने इस प्रकार का कोई भी कदम नहीं उठाया है कि जिससे संविधान की जो गरिमा है उस पर ठेस पहुंचे। ऐसा कोई काम हमारी सरकारों द्वारा नहीं किया गया है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि जो तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी और इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन एजेंसियों का तो घनघोर दुरुपयोग हुआ ही है। संवैधानिक संस्था जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, उसको लेकर भी स्थितियां बहुत निष्पक्षता को संकेत नहीं करती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जनवरी 2018 में इस देश में पहली बार ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस, 4 जज बाहर आके ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इन डेंजर। जब लोकतंत्र खतरे में है की बात सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज कहते हैं, तो ऐसे में ये कितना बड़ा खतरा है? अगर लोकतंत्र खतरे में है तो क्या संविधान खतरे से बाहर है? देखिए, ये जोशी जी, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें सुविधाएं देने का काम किया, कभी विदेशों में यात्रा कराना,
कभी विदेशों में उनको अलग पर्यटन करवाना, और यहाँ सब बड़ी बड़ी संपत्तियां देके जिस प्रकार से समाज के कुछ लोगों को उन्होंने लाभ देने का काम किया था और वो सरकार को लाभ देते थे, उन लोगों की ये सारी चीजों को, व्यवस्थाओं को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और इसके अलावा जहां पर हिमाचल में जीतते हैं तो वहां मशीन ठीक काम करती है, जहां उत्तरांचल में हारते हैं तो वहां मशीन ठीक काम नहीं कर रही है। आखिर ये क्या है? और बार बार हमारे चुनाव आयोग ने बार बार सारे दलों को बुलाकर ये उन्होंने कई बार कहा कि आप कोई साबित करिए कि इस मशीन में कैसे छेड़छाड़ हो सकती है, और मीडिया के सामने भी उन्होंने रखा। अगर इतने एक्सपर्ट है तो साबित करके दिखाते। और जहां तक ईडी की बात करते हैं अगर, तो ईडी मेरा क्यों नहीं छापा मारती है, ईडी पांडे जी का छापा क्यों नहीं मारती है? आखिर वो संपत्तियां इनकी कैसे निकलती है? फिर आखिर ये कोर्ट इनको क्यों नहीं बरी करता है? अगर ये सच्चे है, पाक साफ है, तो आज तो कोर्ट 2 मिनट में न्यायपालिका हमारी बैठी है, तुरंत न्याय करती है, तो उनको क्यों नहीं न्याय मिलता है? तो कहीं ना कहीं आखिर आप लोगों ने चाहे इस देश की संपत्तियों को बेचने का काम किया, इस देश की संपत्तियों को लूटने का काम किया, आज आप उससे बच नहीं पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता उसमें शामिल हो रही है। आप देखते हैं कि किस प्रकार से लगातार जो भी मुद्दे उठे हैं, कोई ऐसा एक मुद्दा हो कि जिसके अंदर कोर्ट ने इन्हें पाक साफ बरी कर दिया हो, हम ईडी के माध्यम से इन पे शिकंजा कस रहे हैं और कोर्ट इन्हें मुक्त कर दे रहा है, ऐसा कोई एक मसला नहीं आया अभी तक। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लगातार इनके जो नेता है वो अपने जब उन्होंने जो अपराध किया उसकी सजा भुगतने के लिए वो लड़ रहे हैं। अन्य और भी नेता है कांग्रेस के, अन्य दलों के, उन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो ये एक झूठा आरोप लगाने की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने इस देश को चलाया है, कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश की धज्जियां उड़ाई है, जिस प्रकार से राहुल गांधी विदेश के अंदर जाकर भारत मां का अपमान करते हैं, यहाँ के चीजों पे उंगली उठाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या या संविधान की हत्या तो स्वयं इन्होंने की है। और इनको आज जब अपना खतरा नजर आ रहा है, जब इनकी सरकारें नहीं बन रही है, आज इनको राजपाट नहीं मिल रहा है, आज इनको लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक इनकी खींच भी मैं कहूंगा है। और जिस प्रकार से आपने जजेस की बात की, तो ये लोकतांत्रिक देश है, या हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का यहाँ ये भारत में ही संभव है। नहीं तो अगर आप बात करें कि इंदिरा गांधी के समय तो आप प्रेस भी अपनी बात नहीं रख सकता था। ये मोदी जी की सरकार है कि जज भी बोल सकते हैं, प्रेस भी बोल रहा है, यूट्यूबर भी बोलता है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब व्यक्ति की पूर्ण आजादी ये मोदी जी और धामी जी की इसमें सरकार में ही है। तो मैं कहूंगा कि जिस प्रकार से इन्होंने व्यक्ति का भी गला घोटा, तो कम से कम हमारी सरकार में ये चीजें नहीं है, और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर माननीय जजेस को लगा कोई विषय उनके संज्ञान में आया होगा, हो सकता है उन्होंने किसी के प्रभाव में या जो भी उनको लगा उन्होंने कहा, वो कह सकते हैं। और हर चीज का एक प्लेटफॉर्म है। मुझे लगता है कि किसी चीज के बारे में मुझे आपत्ति है तो वो मीडिया में जाने की बजाय मुझे उस उचित प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए और उसकी बात करनी चाहिए। हमारे न्यायपालिका भी खुली है और सारे रास्ते खुले हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस संविधान की चिंता ना करके अपनी चिंता कर रही है, और जिस प्रकार से लगातार तीसरी बार वो केंद्र से बाहर हुई है, आज पूरे भारत के नक्शे में हर जगह भगवा नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हर प्रदेश से वो गायब होती जा रही है। तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि संविधान के नाम पे एक झूठा नैरेटिव सेट करके और लोगों को गुमराह करके हम पुनः सरकार में वापसी करेंगे। कोई भी विधेयक राज्यों में राज्यपाल की मंजूरी के बगैर कानून नहीं बनता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में, और वो भी विश्वगुरु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के दौरान, कि एक राज्य के 10 विधेयक बिना राज्यपाल की मंजूरी के कानून बने हैं। तमिलनाडु में जो वहाँ के गवर्नर रवि साहब ने 2023 से बिल को लटकाया था, सुप्रीम कोर्ट को राज्यपाल को लेकर टिप्पणी करनी पड़ी, राज्यपाल को लेकर फैसला देना पड़ा, और बिना राज्यपाल की मंजूरी के उसी तारीख से जिस तारीख से वो विधानसभा से पास हुए थे। तो ये क्या संविधान पर वार नहीं है? ये मामला मैंने भी मीडिया के माध्यम से मेरे भी संज्ञान में आया था जोशी जी, और वो गवर्नर पे भी कोर्ट ने शायद टिप्पणी की है कि आपने इतना लंबे समय तक इसको बिल को नहीं रोक सकते थे, या उसका जो भी प्रावधान था उन्हें करना चाहिए। और ये मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ, और ये गलत किया है जो भी उस गवर्नर ने जिसने ये किया है, क्योंकि जो भी काम है तो कभी मोदी सरकार या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप ऐसा करिए। ये मेरा विवेक है, मैं अगर महापौर बना हूं तो ये मेरा विवेक है कि मैं किस आधार पे काम कर रहा हूं। तो व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन कोई सरकार की मंशा गलत नहीं है,
कहीं हमारी सरकार की, हमारे संगठन की मंशा गलत नहीं है। हम किसी को भी ऐसा ना कहते हैं, ना उससे ऐसी उम्मीद रखते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया जाए। अगर वहां की निर्वाचित सरकार कोई कानून बना रही है तो गवर्नर को नियम अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, या तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए या वापस भेजना चाहिए। तो वो उन्होंने उस पर जो एक ऐसा फॉल्ट आया तो उस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है। तो वो उस पर भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार इस पे कहीं अपना हमारा उस पर व्यक्तिगत, कुछ संगठन का नहीं है, उनका व्यक्तिगत इरादा क्या है वो उसकी बात वही बता सकते हैं, लेकिन संगठन की तरफ से ऐसा कोई भी निर्देश उनको नहीं दिया गया। जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी निष्पक्षता को लेकर निरंतर सवाल उठे हैं। निर्वाचन आयुक्त बनाए गए थे अरुण गोयल को, लेकिन उनको निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने के बाद वापस छोड़ना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट को एक चयन समिति बनाने के लिए आदेश पारित करना पड़ा। और उस चयन समिति में 3 सदस्यीय चयन समिति में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या सीजीआई के द्वारा नामित एक प्रतिनिधि होगा। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया उसमें निष्पक्षता की दृष्टि से जो एक सीजीआई या सीजीआई द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होता है उसके स्थान पर कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। तो क्या ये जो रेफरी जो चयन जो निर्वाचन आयुक्त की चयन की प्रक्रिया है ये कहीं ना कहीं सरकार को अधिक अधिकार देती है बनस्पत निष्पक्षता के? क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होता है? लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जोशी जी कि अगर आप इसकी बात करते हैं कि आयुक्त को नॉमिनेट करने की, आयुक्त को लेने की, वो एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है, जिस प्रकार से ईवीएम से चुनाव होता है, अभी बैलेट से भी उत्तराखंड में चुनाव हुआ। ये लोग कहते थे कि आप बैलेट से चुनाव कराइए, ईवीएम से नहीं कराइए, तो बैलेट में भी तो बुरी तरह हारे हैं। मैं महापौर को चुनाव लड़ा, 11 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े, 11 की 11 सीटें कांग्रेस 0 रही और 1 सीट निर्दलीय हमारा ही कार्यकर्ता जीता, 10 सीटें हम लोग जीते। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो हमारी निर्वाचन की प्रक्रिया है वो एक साफ सुथरी प्रक्रिया है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और उसके लिए समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा ये कई बार उन्होंने कार्यशाला आयोजित किया है कि जिसमें कोई भी आके चैलेंज कर सकता है। और हम अपना जो हमारे एजेंट है, आप देखिए ना कि हर बूथ पे हमारा एजेंट होता है, पार्टी का अधिकृत एजेंट होता है, हमारे साइन होते हैं, वो मशीन का हम वोटिंग 0 से शुरू करते हैं, उसका सीरियल नंबर होता है और उसके बाद उस सीरियल नंबर के बाद कितने वोट उसमें पड़े हैं, कितने डले हैं, वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। तो आखिर ये कैसे आप प्रश्न उठा सकते हैं? और उसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारी सरकारें भी बनती है, उसी प्रक्रिया के माध्यम से इनकी भी सरकारें बनती है। तो आखिर कैसे, किस प्रकार से खाली झूठ का एक नैरेटिव सेट करना, जनता को गुमराह करना, क्योंकि जो लोग समझदार है वो तो समझ रहे हैं चीजों को, लेकिन जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक झूठ का भी जब वातावरण बनता है तो उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा सच तो नहीं है। और आप देखिए हमारे एजेंट है हर रूम के अंदर, बाहर हमारे एजेंट बैठे हैं, तो आखिर कैसे ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है? कैसे ईवीएम, कौन सी मशीन कहां पे जा रही है, किसी को जानकारी नहीं रहती है, वो रैंडम तरीके से बढ़ती है। तो इतनी साफ सुथरी प्रक्रिया होने के बाद भी तो ये इस पर प्रश्न चिन्ह उठाना, मैं कहूंगा कि एक लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की हताशा है, निराशा है। और हमारा प्रयास है कि अब एक साफ सुथरी अच्छी सरकार चलाए। हमें जनमत मिला है, बहुमत मिला है, तो हमारा प्रयास है कि इस लोकतंत्र को स्थापित रखना है, इस संविधान की गरिमा को बनाए रखना है। जिस संविधान की कसम लेके हम लोग आते हैं, उस संविधान ही हमारा सब कुछ है। और संविधान की अगर हम मूल भावना को भी देखते हैं तो संविधान के जो अधिकार है उससे ऊपर कुछ नहीं है। और ये संविधान ही सबके लिए है, और इस संविधान के लिए झूठा प्रचार करना, झूठा इसके लिए प्रोपगंडा बनाना, जिसने खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ाई हो, और एक बार नहीं लगातार इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनके सरकारों ने धज्जियां उड़ाई हो, उस संविधान की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। और अपने को बचाने के लिए संविधान पे उंगली उठाना, ईडी से बचने के लिए हमारी एजेंसियों पे उंगली उठाना, तो ये अच्छा नहीं है। और आप अपने जजों को किस प्रकार से आयोग के माध्यम से उनसे लाभ लेने के बाद उन्हें सांसद तक बना रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं, क्या आपने किया ये आपके सामने है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई उदाहरण हमारी सरकारों का नहीं है जहां तक विषय आपके आए हैं, और उनमें कोई भी ऐसा विषय मुझे तक नहीं मिला कि जिसमें हमारी सरकार ने एक उद्देश्य के साथ कहीं पर छेड़छाड़ी करने का प्रयास किया हो या जबरदस्ती किसी सरकार को गिराने का काम किया हो। वो हमेशा
परिस्थिति क्या स्थिति है, क्या वातावरण है, उसके आधार पर निर्णय लिया। नहीं तो अगर हमारी सरकारों ने यही करना होता तो आज जिस प्रकार से आप देखते हैं पश्चिम बंगाल का हाल है, तो वह अपना सख्त निर्णय ले सकती थी। लेकिन आज भी वहां हम लोग अपना बीएसएफ को लगा के, अपनी सेना को लगा के वह शांति व्यवस्था बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था से छेड़छाड़ ना हो। जबकि वो स्वयं ममता बनर्जी हो या आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार थी, उन्होंने कई केंद्र की योजनाओं को लागू करने से मना कर दिया। जिन योजनाओं से लाभ गरीबों को मिलना था, मुफ्त में इलाज होना था, ऐसी योजनाओं तक को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक प्रोपगंडा भी कहूंगा अपने अपने दलों का। और आप देखते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए कैसे सब एकजुट होते हैं, सारे दल मिल जाते हैं, और जिस कांग्रेस से इतने दल निकले हैं वो फिर एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है। और इस देश को बांटने का काम भी इन्होंने इस स्वार्थ के कारण ही किया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय इस देश के प्रधानमंत्री बनते तो शायद स्थितियां कुछ अलग होती, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और जिन्ना को पाकिस्तान का राज्य सौंपने के लिए, इन्होंने अपना लाभ लेने के लिए इस देश के टुकड़े कर दिए। इस देश के अंदर धर्म के आधार पर भारत को बांटने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया। और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप देख रहे हैं किस प्रकार से लगातार वो इनको संपत्तियों में अधिकार देने की बात करते हैं। वो वक्फ कानून के माध्यम से किस प्रकार से देश की संपत्तियों को अपनी संपत्ति लगातार उन्होंने बनाया, आपके सामने है। ये चीजें सारी निकल के आ रही है। और 13 में जाते जाते किस प्रकार से और बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंपने का काम किया। कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। क्या दूसरे समाज में गरीब लोग नहीं है? क्या दूसरे समाज में अशिक्षित लोग नहीं है? और इतने ही मुस्लिम से इनको प्यार था और देश क्यों दो बनाए? जब देश दो बना दिए तो फिर आपने उनकी 75 साल में 70 साल में क्या किया कि आज भी वो पेंशन लगा रहे हैं, आज भी वो मजदूरी कर रहे हैं। उनकी तुमने जीवन स्तर को उठाने का क्या काम किया? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय की भावना से हर गरीब को राशन देने का काम कर रही है, हर एक गरीब को फ्री में शिक्षा देने का काम कर रही है। हम देखते थे विदेशों में इलाज फ्री होता है, आज हमारे देश के अंदर इलाज फ्री हो रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मजबूत है, आज कनेक्टिविटी हमारी मजबूत है। कितने एम्स बन गए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बन गए। जो चीज लगातार हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और एक साफ सुथरा सरकार और साफ सुथरा काम करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और सभी जनता के सामने है। न्यायपालिका पर चोट की जा रही है, सर्वोच्च न्यायालय पर भी प्रहार किया जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। उपराष्ट्रपति की टिप्पणी हो एक सेमिनार में, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे हो, उनकी जो प्रतिक्रिया है कि वो हिंसक वारदातों के लिए परोक्ष में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले या टिप्पणियों को कसूरवार मान रहे हैं, या खुद एडवोकेट मदन कुमार मिश्रा हैं जो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं, इनकी जो टिप्पणी है ये क्या न्यायपालिका की निष्पक्षता को, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाकर संविधान पर, जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट संविधान का एक कस्टोडियन भी है, संरक्षक भी है, उस पर ही एक सवाल खड़ा करके संविधान पर ही एक उंगली नहीं उठा रहा है। जोशी जी, मैं फिर कहूंगा कि ये जो टिप्पणियां की गई है नेताओं द्वारा या उपराज्यपाल द्वारा, तो ये भारतीय जनता पार्टी का कहीं दिशा निर्देशन इसमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कोई काम नहीं करती है कि जिसमें किसी प्रकार के लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो। हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है। और पार्टी न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा करती है और उसी आधार पे राम मंदिर का भी फैसला आया है और आने वाले और समय में भी अच्छे फैसले आएंगे। हमें न्यायपालिका पे पूर्ण भरोसा है।